नमस्कार प्यारे साथियों। आज का क्लास का जो ड्यूरेशन होगा ये लगभग 1 घंटा का होगा। 11 दिन 11 क्लास। आज क्लास नंबर ये 2 होगा, तो आप इसे अपनी सुविधानुसार इसे चाहे तो दुगुना स्पीड में भी देख सकते हैं। हम लोग का टारगेट है लगभग 3000 प्लस जो क्वेश्चन है इसे पूरा करने का। तो चलिए शुरू करते हैं। इम्तियाज़ अहमद से पहला जो 15 मिनट है उसके लिए। तो संवैधानिक प्रगति और पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल, इसमें बस थोड़ा सा ही टॉपिक है जो बच गया हुआ है। इसके बाद हम लोग बिहार का जो भूगोल है इसे शुरू करेंगे, तो 1-2 दिन तक और ये चलेगा इतिहास। तो संवैधानिक प्रगति और पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल, तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें कि बिहार में द्वैध शासन कब लागू हुआ? तो ये 19 दिसंबर 1920 को ये लागू हो गया, इसको याद रख सकते हैं। तो बिहार में द्वैध शासन की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुआ? तो 1919 ईस्वी के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसके तहत ही बिहार में द्वैध शासन के लागू हुआ था। तो इस समय क्या था ना कि इसके पढ़े होंगे कि 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो आया हुआ था, तो इस समय हमें क्या देखने को मिलता था? प्रांतों में द्वैध शासन इसे देखने को हमें मिला, जो बाद में 1935 में जाकर के इसे रद्द कर दिया गया, खत्म किया गया और केंद्र में लागू कर दिया गया। तो बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ होने के समय बिहार के गवर्नर कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ही हो जाएंगे। तो राइट आंसर डी। बिहार से अलग कर उड़ीसा को नया प्रांत कब बनाया गया? तो 1936 में उड़ीसा बिहार से अलग हो गया। अगर पूछा जाए किस अधिनियम के तहत, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही ये अलग हुआ। 1935 के अधिनियम के अनुसार बिहार विधानसभा के चुनाव हुए तब 22 से 27 जनवरी 1937 को। 1937 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ, इसमें कांग्रेस को कुल कितना सीटें प्राप्त हुआ? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें कांग्रेस को 98 सीट प्राप्त हुआ था। टोटल इसका जो उम्मीदवार खड़ा हुआ था 107 उम्मीदवार इसके खड़े हुए थे। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव कुल कितने जगहों पर हुई? तो 152 जगहों पर हुआ। लेकिन अगर पूछा जाए कि निर्वाचन मंडल कितने बनाए गए थे, तो 129 निर्वाचन मंडल बनाए गए थे। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो एमजी हैलेट थे। 1937 का जो विधानसभा चुनाव हुआ, इसमें हाईलेट लेट याद रखिएगा, मैलेट मत कर दीजिएगा। हाईलेट मतलब कि हो रहा है लेट, ठीक है। चुनाव के समय क्या होता है कि जल्दी करो, चुनाव में लेट हो रहा है। तो एमजी हाईलेट। 1937 के चुनाव के उपरांत बिहार में पहली सरकार बनाने वाले कौन थे? तो मोहम्मद यूनिस ही थे। बिहार में पहले भारतीय प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कौन है? तो मोहम्मद यूनिस हो जाएंगे। उस समय यहाँ का जो प्रधानमंत्री ही कहा जाता था। पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में गठित कब हुआ? तो 1 अप्रैल 1937 को। देखे हैं कि जनवरी में चुनाव हुआ और उसके बाद में 37 में अप्रैल में क्या हुआ? तो मंत्रिमंडल का इसमें गठन हो गया। बिहार राज्य में ही पहला भारतीय मंत्रिमंडल संगठित हुआ था। तो ये उससे भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ ये है, ठीक है। तो बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? तो 20 जुलाई 1937 को हुआ था। अगर कांग्रेसी मंत्रिमंडल का पूछा जाए तो 20 जुलाई 1937 को। बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किसके नेतृत्व में हुआ? तो श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में हुआ। श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने या प्रधानमंत्री, जो भी कहिए, उस समय प्रधानमंत्री ही कहा जाता था। तो बिहार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने अपना त्याग पत्र राजबंदियों के मामले को लेकर के कब दिया था? ये क्वेश्चन 68वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो 15 फरवरी 1938 को। द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की सरकार द्वारा भारत को युद्ध में शामिल करने के विरोध में बिहार मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दिया। तो ये कब दिया? तो 21 से 31 अक्टूबर 1939 को दिया। ये महत्वपूर्ण है। तो ये जब 1939 में ये किस कारण दिया? तो ये जो दिया था, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल कर लिया था, इस कारण जितना भी प्रांत था जहाँ कांग्रेस का सरकार था वहाँ इस्तीफा दे दिया गया। लेकिन 38 में क्या हुआ कि राजनीतिक जो बंदियों था इसके रिहाई के प्रश्न पर क्या हुआ कि वो त्याग पत्र दिया गया हुआ था। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। बिहार कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा कौन से कार्य किए गए? तो हरिजनों को शिक्षा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार संबंधी कार्य ये भी हुआ। बिहार टेनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 1938, ये पूछा जाता है कि ये कब? तो 1938, इस पर ध्यान दीजिएगा। बिहार की रिहाई के पुस्तकों और प्रकाशनों पर से प्रतिबंध की क्या कर दिया गया? तो समाप्ति कर दिया गया। और केटी शाह की अध्यक्षता में शिक्षा पुनर्गठन समिति की स्थापना। तो किसकी अध्यक्षता में? तो केटी शाह की अध्यक्षता में शिक्षा पुनर्गठन समिति का स्थापना। तो उपयुक्त सभी कार्य हुआ। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन
26 दिसंबर 1938 को कहाँ संपन्न हुआ? ये कहाँ हुआ? तो ये पटना में हुआ। इसका अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। तो 1938 में जो हुआ था अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन पूछा जाता है। इसका अध्यक्षता किसके द्वारा? तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। 1937 में बिहार के कुछ स्थानीय मुस्लिम पार्टियों का विलयन मुस्लिम लीग में हुआ। इनमें कौन सी पार्टी इसमें सम्मिलित नहीं हुई? तो आरआर पार्टी था, यूनाइटेड मुस्लिम पार्टी था, लेकिन बिहार इंडिपेंडेंट मतलब कि अपने आप में स्वतंत्र इंडिपेंडेंट, ठीक है, तो यह इसमें शामिल नहीं था। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? अभी क्वेश्चन को रिपीट हो रहा है। तो 1936 ईस्वी में। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। बिहार में निर्वाचित लोकप्रिय सरकार सर्वप्रथम कब बनी? तो 1937 ईस्वी में बनी। 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य की विधानसभा से चुने गए? तो एक भी नहीं, कोई नहीं, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना कब हुआ? तो रेगुलेटिंग एक्ट जो आता है हम लोग पढ़े हुए हैं कब? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो इसके एक साल बाद कब? तो 1774 ईस्वी में। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो 28 नवंबर 1940 ईस्वी को यह शुरू हो गया। प्रथम अगर सत्याग्रही पूछा जाए तो कौन हो जाएंगे? श्री कृष्ण सिंह। लेकिन दूसरा अगर पूछा जाए तो अनुग्रह नारायण सिंह। बस इसमें दो ही क्वेश्चन था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से आज़ादी तक। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? बहुत से एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में भेज दिया गया था। जिलाधिकारी जो है WG आर्चर, इन्होंने ही क्या किया था कि इनको गिरफ्तार किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो बलदेव सहाय। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय जो गोलीकांड हुआ था ये कब हुआ? 11 अगस्त 1942 को। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये डेट महत्वपूर्ण है, याद होना चाहिए। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितना था? तो ये 7 हो जाएगा। राइट आंसर बी। क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद होने वालों में निम्न में कौन सम्मिलित नहीं थे? पूछा जा रहा है इसमें कौन नहीं थे? तो सीताराम केसरी इसमें शामिल नहीं थे। जो शामिल थे यहाँ नाम देखिए, उमाकांत प्रसाद सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, ये गया के थे, और जगपति कुमार, देवी पद चौधरी, राम गोविंद सिंह, राजेंद्र सिंह, ये सारे विद्यार्थी सचिवालय भवन पर झंडा फहराने का प्रयास कर रहे थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार ने निम्न में से कौन सी अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया? तो पटना न्यूज़ का प्रारंभ किया था। कब? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव मृत्यु इनका जो मृत्यु हुआ झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली से कहाँ हुआ था? तो ये सिवान में हो गया था। देखिए इनके नाम में भी आ रहा है श्रीवास्तव, श्रीवान, शिवा, इसमें आ रहा है श्रीवान, शिवानी हो जाएगा, ठीक है, इसे याद रख सकते हैं। 13 अगस्त 1942 को कहाँ झंडा फहराने के क्रम में 13 वर्षीय बालक ध्रुव कुमार की मृत्यु पुलिस के गोलियों से हुई थी? तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये कटिहार हो जाएगा। राइट आंसर बी। बिहार के किस स्थान के युवकों ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल की स्थापना किया था? तो ये कटिहार ही हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीनों तक जनता का शासन रहा था? तो ये तिरहुत प्रमंडल में। राइट आंसर सी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में पहचान किस संदर्भ में मिली? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। राइट आंसर ए हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में अधिक व्यापक रहे? तो पूछा जा रहा है कि कहाँ व्यापक रहा? तो बिहार में और संयुक्त प्रांत में, बंगाल, गुजरात इसमें गलत हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 1 और 4। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का क्या नाम था? तो श्रीमती राम प्यारी। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया? किस जेल में? तो बांकीपुर जो पटना है इसी यहाँ के जेल में रखा गया। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। इसमें अधिकतम जो प्रभावित जिला था ये कौन था? तो ये पटना ही था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत से एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए? तो ये पटना लाए गए। राइट आंसर सी हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन कौन थी? तो भागवती देवी। राइट आंसर डी हो जाएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसमें डाउट होता है, ठीक है।
तो भगवती देवी याद रखिएगा। जगत नारायण लाल को किस जेल में रखा गया था? तो बांकीपुर जेल में जगत नारायण लाल को भी रखा गया था। अगस्त 1942 में कहाँ विमान दुर्घटना ग्रस्त हुई थी, जिसमें सवार 2 विमान चालकों को लोगों ने मार दिया था? तो ये मुंगेर में देखने को मिला था। जयप्रकाश नारायण ने युवकों को गोरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित करने के लिए आज़ाद दस्ता का गठन किया था। तो ये कहाँ किए थे? तो ये नेपाल में किए थे। राइट आंसर ये हो जाएगा। आज़ाद दस्ता का गठन हुआ था। तो इसका जो गठन हुआ था अंग्रेजों की हत्या करने के लिए, ये गलत है। ये हत्या करने के लिए नहीं, तोड़फोड़ की कार्रवाई करने के लिए ये सही है। युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचाने के लिए, तो ये सही है। तो बी और सी सही हो जाएगा। तो राइट आंसर ये डी है। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में कौन सा दल सक्रिय था? इसमें जो दल पूछा जा रहा है कौन सा दल सक्रिय था, तो सियाराम दल इस समय इसमें क्या था? तो भागलपुर के क्षेत्र में ये काफ़ी सक्रिय हुआ। भागलपुर के सियाराम सिंह ने सियाराम दल का गठन किया। इसने ही भागलपुर में एक आज़ाद दस्ते का भी गठन किया। बिहार में गठित आज़ाद परिषद के संयोजक कौन थे? तो आज़ाद, ये अपने आप में सन जो होता है, सूरज जो होता है, ये अपने आप में आज़ाद है, इसे कैद कर सकते हैं? तो जी नहीं। तो सूरज नारायण सिंह याद रख सकते हैं। आज़ाद परिषद अगर पूछा जाए तो सूरज नारायण सिंह। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में ही इसका भी गठन हुआ था। बिहार में बीपुर के घटना का संबंध है तो भारत छोड़ो आंदोलन से। राइट आंसर सी हो जाएगा। बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भागलपुर के एक आज़ाद दस्ते का गठन किया था। तो भागलपुर में आज़ाद दस्ते का गठन किसके द्वारा? तो सियाराम सिंह ने किया था। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक और असभ्य आक्रमणों के आगे असुरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही? तो सरदार पटेल द्वारा कहा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जयप्रकाश दिवस कब मनाया गया? तो फरवरी 1946 में मनाया गया। पूछा गया क्वेश्चन है ये। जयप्रकाश नारायण की रिहाई कब हुई? तब दिवस अगर पूछा जाए तो फरवरी 1946 में, लेकिन अगर रिहाई पूछा जाए तो अप्रैल 1946 में। बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? तो शिलभद्र रियाजी हो जाएंगे। राइट आंसर जो है ये सी हो जाएगा। बिहार में 1946 में गठित कांग्रेसी मंत्रिमंडल के सदस्य थे तो अनुग्रह नारायण सिंह, सैयद महसूद शाहमूद और जगलाल चौधरी। तो उपर्युक्त सभी थे। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। उन्नीस सौ 46 के चुनाव में बिहार विधानसभा के 152 स्थानों में कांग्रेस को कितना सीटें प्राप्त हुआ? तभी देखे हैं इस क्वेश्चन को। 98 सीट कांग्रेस को प्राप्त हुआ था। बिहार में 2 अप्रैल 1946 को किसके नेतृत्व में कांग्रेस ने अपना मंत्रिमंडल बनाया? तो श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में। भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दास दौलतराम। महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बिहार में संवैधानिक शासन प्रारंभ हुआ था तो 1950 में। यह संवैधानिक जो है ये शासन प्रारंभ हो गया, यानी कि संविधान का जो शासन है ये 1950 में, क्योंकि इस समय से ही लागू हुआ था ना कि 26 जनवरी 1950 से लागू हो गया। बिहार में कौन से राज्यपाल थे जिनका कार्यकाल स्वतंत्रता पूर्व से स्वतंत्रता बाद तक रहा? तो जयराम दास दौलतराम का ही रहा। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। भारत के स्वतंत्रता के बाद यानी स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह। राइट आंसर सी हो जाएगा। मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो 16 अगस्त 1946 को। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। 1946 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था इसमें किस दल को कितना सीटें प्राप्त हुआ? तो कांग्रेस को 98 सीट प्राप्त हुआ, मुस्लिम लीग को 34 प्राप्त हुआ, मोमिन को 5 हुआ और निर्दलीय को 34 हुआ। तो राइट आंसर इसमें जो हो जाएगा, कांग्रेस को 98, मुस्लिम को 34, मोमिन को 5, निर्दलीय को 12। तो बी राइट आंसर हो जाएगा। तीव्रता और विस्तार की दृष्टि से भारत छोड़ो आंदोलन में अग्रणी जो राज्य था ये अपना बिहार ही था। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो 11 अगस्त के जो सचिवालय जो कांड हुआ था उसको गोली चलाने का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? तो डब्ल्यू.जी. आर्चर के द्वारा ही दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण में किसने पुलिस थाने को जला दिया? तो जला दिया जगलाल। जल इसमें ज से जला तो जग लाल, लाल पूरे लाल लाल कर दिया जला करके, ठीक है। जला इसमें भी देखिए लाल में ज ग अल्लाह है तो इसमें आ गया ना जला। इनके नाम में भी है जला। तो जगलाल चौधरी। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में गया के कुर्था थाने पर झंडा लहराने की कोशिश में मारे गए तो श्याम बिहारी लाल मारे गए। 9 अगस्त 1946 को स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने के
लिए संविधान सभा का सत्र किनकी अध्यक्षता में आरंभ हुआ था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में। यहाँ देख सकते हैं कि जो पहला बैठक हुआ था 9 अगस्त 1946 को ही हुआ था। इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ही थे। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। सारण कब अपराधी जिला घोषित हुआ? तो 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपराधी जिला घोषित कर दिया गया। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? तो प्रभावती देवी। लेकिन अगर राजेंद्र प्रसाद की बहन का नाम अभी देखे हैं ना, क्या था? तो भगवती देवी। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित भूपेंद्र नारायण मंडल कहाँ के थे? तो भूपेंद्र नारायण मंडल जो थे ये मधेपुरा के थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तरी बिहार नेपाल की सीमा पर किसने छापामार संघर्ष का नेतृत्व किया? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 15 अगस्त 1942 को छपरा के टाउन हॉल में किसकी अध्यक्षता में एक विराट सभा का आयोजन किया गया? तो शांति देवी की अध्यक्षता में एक विराट सभा का आयोजन किया गया छपरा के टाउन हॉल में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जगत लाल चौधरी ने कहा कि लोगों को प्रोत्साहित किया कि वे थाने को जला दे और दरोगा के बोरे में डाल करके नदी में फेंक दे। तो ये सारण जिला, इसे अपराधी जिला घोषित कर दिया गया था। देखिए ना क्वेश्चन अभी। 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण के साथ कौन कौन से लोग हजारीबाग जेल से भाग निकले थे? तो योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण, शालिग्राम सिंह, रामनंद मिश्र और गुलाली सोनार। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 12 अगस्त 1942 को भागलपुर कारागार ले जाने के समय किस स्वतंत्रता सेनानी को विद्यार्थियों ने पुलिस से छुड़ा लिया था? तो किसे? तो सरस्वती देवी, याद रखिए। आज काफी नौटंकी कर रहा है, सही से स्क्रीन टच हो ही नहीं रहा है। कहाँ तक क्वेश्चन देखे थे? अच्छा, सरस्वती देवी तक। आगे जो क्वेश्चन है 54 नंबर, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो ये पटना गई। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन से इश्तिहारों को कांग्रेस समाजवादी दल द्वारा जनता के बीच क्रांतिवाद के संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए बांटा गया था? तो हमारा संघर्ष, अंतिम संघर्ष, आज़ादी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो 17 मिनट लगी है, 2 मिनट ज़्यादा समय लगी है। आज इतना ही रहने देते हैं। चलिए अब एसपीडी को शुरू किया जाए। एसपीडी में आज कहाँ से शुरू करना है? रक्षा और प्रतिरक्षा परिदृश्य। ये पेज 39 से शुरू करना है क्योंकि पेज 38 तक पूरा कंप्लीट करा दिए हुए हैं। उत्तर कोरिया ने हवासोंग 18 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। तो पूछा जाएगा हवासोंग 18 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किसके द्वारा? तो उत्तर कोरिया के द्वारा किया गया। सशस्त्र बलों की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 7800 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को क्या कर दिया है? तो मंजूरी दे दिया है। भारतीय वायुसेना ने 4 हेरोन मार्क 2 ड्रोन शामिल किए गए हैं। किसमें? तो भारतीय वायुसेना में। भारतीय वायुसेना ने इजराइल से स्पाइक मिसाइलें प्राप्त किया है। तो किससे? तो ये इजराइल से प्राप्त किया है। आईआईटी कानपुर, इसको छोड़ दीजिए। सेशेल्स में संयुक्त समुद्री बल द्वारा आयोजित ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2023 में आईएनएस सुनैना ने भाग लिया। तो पूछा जाएगा कि सेशेल्स में जो समुद्री बल द्वारा आयोजित जो ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस हुआ, इसमें भारतीय जो आईएनएस सुनैना के द्वारा इसमें भाग लिया गया। तो इसको याद रखिएगा। भारत ने वियतनाम को मिसाइल जो कॉर्वेट आईएनएस कृपान उपहार में दिया है, तो किस देश को दिया है? तो वियतनाम को दिया है। ये छपने वाला क्वेश्चन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 कीर्ति चक्र और 29 शौर्य चक्र सहित 37 वीरता पुरस्कार प्रदान किए हैं। तो पूछा जाएगा कितना? तो 37। इसमें यह महत्वपूर्ण है। 8 इसमें कीर्ति चक्र है और 29 जो है शौर्य चक्र है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन बहुत इसमें इंक्लूड करना रहता है, धीरे धीरे पढ़ाते हैं तो वो नहीं पाता है और तेजी में पढ़ाने पर काफ़ी तेजी हो जाता है। भारतीय सेना ने 5 महिला अधिकारियों को अपनी जो आर्टिलरी रेजिमेंट में क्या किया है? तो शामिल किया है। तो कितने महिलाओं को? तो 5 महिलाओं को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 अप्रैल को असम के तेजपुर वायु स्टेशन पर सुरखोई 30 MKI लड़ाकू विमान में ऐतिहासिक उड़ान भरी। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहाँ से था? असम के तेजपुर वायु स्टेशन से।
कहता है आईएनएस द्रोणाचार्य को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। किसको? तो आईएनएस द्रोणाचार्य को। भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट चेंगलपट्टू ये कहाँ लॉन्च हुआ है? तो तमिलनाडु में लॉन्च हुआ है। अच्छा खासा इसमें भी आज क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। भारत, तंजानिया और मोजाम्बिक देश के नौसेनाओं के प्रथम त्रिपक्षीय अभ्यास में भाग लिया। इसमें भारतीय जहाज आईएनएस तरकश ने भाग लिया। तो इसमें जो है त्रिपक्षीय अभ्यास प्रथम त्रिपक्षीय तंजानिया, मोजाम्बिक और भारत के बीच हुआ। इसमें आईएनएस तरकश ने भाग लिया। इसमें त्रिपक्षीय है तो से तरकश, त से त्रिपक्षीय याद रख सकते हैं। तो आईएनएस तरकश के द्वारा भाग लिया गया भारत तंजानिया और मोजाम्बिक के बीच। छोड़िए यहाँ, ये सब थोड़ा पुराना है। बस इसमें इतना ही रहने दीजिए क्योंकि बाद बाकी जो है ये थोड़ा पुराना हो चुका है। चलिए इसमें देखिए 13 अगस्त 2023 को शाम के 6:04 चंद्रयान 3 के 6:04 ये भी पूछा जा सकता है, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो चंद्रयान 3 के जो सफल लैंडिंग के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया। ठीक है, तो दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया। लूना जो 25 है ये रसिया के द्वारा इसे छोड़ा गया था, लेकिन ये क्रैश हो गया। तो याद रख सकते हैं लूना 25 रसिया का। चंद्रयान 3 की लैंडिंग जगह को अब शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। और तिरंगा पॉइंट उस पॉइंट को जाना जाएगा जहां पर चंद्रयान 2 ने यहाँ जो उतरा हुआ था लेकिन क्रैश हो गया था, उसको उस पॉइंट को कहा जाएगा तिरंगा पॉइंट। और जहाँ 3 जो है चंद्रयान 3 का जो लैंडिंग जगह है उसको शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। तिरंगा पॉइंट अपने आप में बताता है कि कोई भी जो प्रयास होता है, असफलता जो होता है ये आखिरी नहीं होता है। ठीक है, लगातार कोशिश करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगा। इसरो द्वारा श्री हरिकोटा से PSLV C56 रॉकेट पर 7 सिंगापुर उपग्रह को लॉन्च किया गया। सिंगापुर के जो उपग्रह है 7 किससे लॉन्च किया गया? तो PSLV C56 से लॉन्च किया गया। आपसे ये पूछा जाएगा। स्पेस एक्स ने अपनी सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह ज्यूपिटर 3 को लॉन्च किया है। तो किसका है? तो स्पेस एक्स का है। पूछा जाएगा सबसे बड़ा जो निजी संचार उपग्रह, तो स्पेस एक्स के द्वारा सन के अध्ययन के लिए आदित्य L1 ये जानते ही हैं जो लॉन्च किया गया है। दुनिया का पहला 3D रॉकेट आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को LMV-3 M4 रॉकेट से जो है इसे हरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। तो 14 जुलाई और पहुंचा कब? यहाँ देखिए तो 23 अगस्त। ठीक है, दोनों डेट महत्वपूर्ण है। उसके आगे आइए, चीन के ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ये केन्या का है। तो टाइफा 1 किसका है? तो ये केन्या का है। फेंगयून 3 उपग्रह जो है ये चीन का है, लेकिन अगर टाइफा 1 पूछा जाए तो ये केन्या का हो जाएगा। शनि सौरमंडल का सर्वाधिक उपग्रह वाला जो है ये ग्रह बन गया है। कितना उपग्रह हो गया है शनि के पास अब? 145 हो गया है। सऊदी अरब इस साल अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री, क्या नाम है, तेरियाना वर्नाबी को अंतरिक्ष में भेजेगा। निसार जो है नासा और इसरो का है। ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, इसे सितंबर में लॉन्च किया जाएगा। जापान ने चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का प्रयोग किया है। तो भाप का प्रयोग किसके द्वारा? तो चंद्रमा जापान के द्वारा। अरब जगत का पहला चंद्र रोवर राशिद रोवर को UAE द्वारा स्पेस एक्स के जो है फाल्कन 9 रॉकेट जो है इसे लॉन्च किया गया। तो राशिद रोवर किसका है? अब अरब जगत का पहला है। तो UAE के द्वारा इसे लॉन्च किसके द्वारा? तो स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया, जो फाल्कन 9 रॉकेट है इससे। इसके आगे देखिए, इसरो ने भारत का पहला निजी रॉकेट विक्रम S को लॉन्च किया है। नासा गोल्डन क्षुद्रग्रह का पता लगाने के लिए साइकी मिशन लॉन्च करेगा। तो पूछा जाएगा कि साइकी मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो ये नासा के द्वारा। अगर पूछा जाए किस लिए, तो गोल्डन जो क्षुद्रग्रह है इसका पता लगाने के लिए। इटालवी अंतरिक्ष यात्री समांथा क्रिस्टोफेरेटी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला बनी है। तो इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन का कमान किसके द्वारा? तो समांथा क्रिस्टोफेरेटी के द्वारा संभाला गया है। ये कहाँ किया था? इटालवी अंतरिक्ष यात्री है, यह पहली यूरोपीय महिला बनी है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाल ही में नासा ने मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन की खोज किया है। तो नासा के द्वारा जेम्स वेब टेलीस्कोप बृहस्पति ग्रह के तस्वीरों को कैप्चर किया है। ईरान ने स्वदेशी रूप से निर्मित जो है रॉकेट जूल जाना को अंतरिक्ष में लॉन्च किया। पर्यावरण और पारिस्थितिकी आगे का जो टॉपिक है इसको देखिए। अब 29 जुलाई 2023 को बाघ जो जनगणना हुआ, इसमें जो अनुमानित है बताया गया कि आबादी 6.1% इसमें बढ़ा है
और वृद्धि अब हो गया है 3925। तो ये 2023 के जो बाघ दिवस पर जारी जो रिपोर्ट है इसके अनुसार पूछा जाए तो बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। तो वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला शहर कौन बन गया है? तो बेंगलुरु बन गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इन्क्यूबेशन सेंटर केरल में स्थापित किया गया है। भारत का पहला वैदिक थीम वाला जो पार्क है वेदवन पार्क की शुरुआत उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 78 में किया गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कमल की नई किस्म नमो 108 का अनावरण किया है। पूछा जाएगा नमो 108 किसका किस्म है? तो कमल का, याद रखिएगा। हाल ही में तेलंगाना में हैदराबाद के रंगारेड्डी जिले के एनिकेपल्ली गांव में जैन तीर्थंकर की मूर्तियों और शिलालेखों वाले 2 वर्गाकार स्तंभ मिले हैं। तो पूछा जाएगा कहाँ पर मिला है? तो तेलंगाना, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व में दुर्लभ पक्षी जेडर्न बेबलर देखा गया। और मिजोरम में जो उड़ने वाली जो छिपकली है गेक्को मेजोरमेंसिस मिला है। ठीक है, इसका नाम जो है नई प्रजाति गेक्को मेजोरमेंसिस मिला है। मेघालय के गुफा में मेढक जो मिला है अमोलपॉस से सीजू खोजा गया है। ये कहाँ? तो ये मेघालय में। मेथनॉल से चलने वाला पहली बसों का अनावरण बेंगलुरु में किया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार 2025 तक भारत का पहला हरित लक्ष्य बनने का लक्ष्य रखा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने HD 3385 नामक गेहूं विकसित किया है। तो पूछा जाएगा किसका किस्म है? तो ये गेहूं का है। मुंबई ने दूसरी बार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड पुरस्कार का खिताब जीता है। पहली बार 2019 में से प्रदान किया गया था। देश में पहली बार लिथियम का भंडार जम्मू कश्मीर में मिला है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण हो जाता है जगह, ये रियासी, याद रखिएगा। पर्यावरण के रक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2022 को केवड़िया में मिशन लाइफ की शुरुआत की। तो ये कहाँ? तो केवड़िया में। ठीक है, मिशन लाइफ पर्यावरण के रक्षा के लिए। राजस्थान के बांसवाड़ा के मानसगढ़ धाम राष्ट्रीय स्मारक इसे घोषित कर दिया गया है। तो मानसगढ़ धाम कहाँ का था? राजस्थान के। उत्तर प्रदेश के तराई हाथी रिजर्व भारत का 33वां हाथी अभ्यारण्य बनेगा। तो उत्तर प्रदेश का तराई हाथी रिजर्व। लक्षद्वीप में जो ठुंडू और कदमत जो है ये इसे ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हो गया है। तो ये कहाँ का? तो लक्षद्वीप का है। अब जो टोटल जो संख्या इसका हो गया है 12 हो गया है। कछुआ जोनाथन विश्व का सबसे उम्रदराज स्थलीय जीव घोषित किया गया है। तो जोनाथन ये किस कछुआ का नाम है। वाराणसी एससीओ की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित हुआ है वाराणसी। ठीक है। अंडमान निकोबार भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित हुआ है। दार्जिलिंग चिड़ियाघर देश का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया। अरुणाचल में पूर्वोत्तर भारत का पहला एक्वा पार्क स्थापित किया गया है। तो कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। केरल के त्रिशूल और नीलाम्बूर और तेलंगाना के वारंगल को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क और लिविंग सिटीज़ में शामिल किया गया है। तो ये छपने वाला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 170 कैरेट का दुर्लभ हीरा अफ्रीकी देश अंगोला में खोजा गया है। ऑस्ट्रेलिया में विश्व का सबसे बड़ा पौधा जो है पॉसिडोनिया खोजा गया है। तो पॉसिडोनिया सबसे बड़ा पौधा है, कहाँ खोजा गया है? तो ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया है। उसके आगे है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022-23। तो मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2022 कुल ये कितने व्यक्तियों को दिया गया था? एक व्यक्तियों को, श्री शरद कमल अछंत को। ये किसका प्लेयर है? तो टेबल टेनिस का। छपने वाला क्वेश्चन है ये। अर्जुन पुरस्कार टोटल 25 को मिला, लेकिन इसमें से भी कुछ नाम है। आपसे यहाँ पूछा जाएगा कि अर्जुन पुरस्कार विजेता सुश्री सीमा पुनिया का संबंध किस खेल से है? तो एथलेटिक्स से। एल्दौज पॉल का पूछा जाए तो ये एथलेटिक्स से ये भी हो जाएंगे। उसके आगे कुछ नाम है जैसे कि सुश्री नयन मोनी शौकिया, तो ये सब लुटेरा नाम है। तो लॉन बॉल से ये हो जाएंगी। ठीक है। तो सुश्री नयन मोनी जो शौकिया ये किससे? तो लॉन बॉल से। श्री सागर कैलाश ओवलकर ये कम किससे है? तो मलखम्ब का प्लेयर है ये। और श्री परवीन पूछा जाए तो ये वुशु के प्लेयर है। और श्री जर्लिन अनिका जे तो ये बधिर बैडमिंटन प्लेयर है। उसके बाद नियमित द्रोणाचार्य पुरस्कार 4 को दिया गया। तो ये सब देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको इंक्लूड नहीं किया है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके आगे देखिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार कुल 3 संस्थानों को मिला। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसमें से ट्रांसस्टेडिया इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया, कलिंग औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान को मिला, लद्दाख स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन को मिला। तो इस तीनों का नाम महत्वपूर्ण है, ट्रांसस्टेडिया इंटरप्राइजेज, कलिंग औद्योगिक और लद्दाख स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन को।
भारतीय ग्रैंड मास्टर पुरुष और महिला, तो 82, 83, 84, मतलब यहाँ से 80, 81, 82, 83 याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। अगर पूछा जाएगा तो इसी चारों में से क्वेश्चन बनेगा। तस्सीमा अगर देखा जाए तो विघ्नेश एन आर्य कहाँ का है, तो ये चेन्नई का। 81वां शयंतन दास, और 82वां जो है जाएंगे वो फल्ला परिणीत, ये तेलंगाना के है। और 83वां आदित्य सामंत, आदित्य मित्तल ऑप्शन में रहता है, वो गलत हो जाता है, उस पर ध्यान दीजिएगा। आदित्य सामंत है ये महाराष्ट्र के। तो ये बस 4 याद नाम यहाँ से रखिए। ये पहले एक बार पूछा गया था इस क्वेश्चन को एसआई में। मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार की अब जो राशि है अर्जुन पुरस्कार, ये कितना कर दिया है, तो 15 लाख अर्जुन पुरस्कार, और मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार ये 25 लाख। अर्जुन पुरस्कार 15 और द्रोणाचार्य लाइफ टाइम श्रेणी 15, नियमित 10 और ध्यानचंद में 10 लाख रुपया। नोबेल पुरस्कार ये महत्वपूर्ण है, आप लोग को याद भी होगा। 2022 चिकित्सा के क्षेत्र में स्वांते पाबो को मिला, ठीक है। और भौतिकी के एलन एस्पेक्ट ये फ्रांस के हैं, जॉन क्लोजर और एंटोन जिलिंगर को ये ऑस्ट्रिया के हैं। रसायन का कैरोलिन वर्टोर्जी, मोटेम मेंडल और वेरी शार्पलिस, ये रसायन के क्षेत्र में, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ शांति का जो छपने वाला है, बेलारूस के अधिवक्ता एलेन वियाली यात्सिकी को, और दो जो मानवाधिकार संगठन है, रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल इसका नाम ही, और यूनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को प्रदान किया गया। एक व्यक्ति को और 2 मानवाधिकार संगठन को प्रदान किया गया, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और अर्थशास्त्र में बेनेस वर्नान्के को जो यूएसए का है, तीनों यूएसए का है, डगलस डायमंड, फिलिप डायबिंग जो है। और साहित्य के क्षेत्र में एनी एर्नॉक्स जो है फ्रांस के हैं, तो इसको याद रख सकते हैं, यहाँ छपने वाला है। फेमिना मिस, एक सेकेंड इधर और बच्चा है क्या, हाँ यहाँ देख लीजिए। भारत रत्न पुरस्कार 2019 ये महत्वपूर्ण है। तब पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रसिद्ध संगीतकार भूपेन हजारिका और समाज सेवी नानाजी देशमुख को वर्ष 2019 का भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है तीनों नाम, तो प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख। फेमिना मिस इंडिया 2023 राजस्थान की नंदिनी गुप्ता को दिया गया। मिस यूनिवर्स आरबोनी गैब्रियल ये अमेरिका की है। मिसेज वर्ल्ड सरगम कौशल ये जम्मू कश्मीर के है। बस इसमें से 3 नाम याद रखिए। 2022 का छोड़ दीजिए नोबेल पुरस्कार। उसके बाद आइए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022, तो अंग्रेजी के क्षेत्र में अंग्रेजी, हिंदी, मैथिली ये तीनों महत्वपूर्ण है। तो अंग्रेजी में अनुराधा राय उपन्यास ऑल द लाइफ्स बी नेवर लिव्ड, अंग्रेजी में, हिंदी में बद्री नारायण कविता संग्रह तुमरी के शब्द के लिए, और मैथिली में अजीत आजाद को कविता पेन ड्राइव में पृथ्वी थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों छपने वाला क्वेश्चन। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार ये अलग अलग क्षेत्र में दिया जाता है, इसको छोड़ दीजिए। रमन मैग्सेसे पुरस्कार छिथ्योरा छिम को कम्बोडिया की है। चार अलग अलग लोगों को दिया गया, बस इसमें एक नाम याद रखिए, शोथियारा छिम कम्बोडिया की। 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 ये महत्वपूर्ण है सभी। सर्वश्रेष्ठ फिल्म इसमें रॉकेटरी को मिला, आर माधवन के निर्देशन में बना ये फिल्म था। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म सरदार उधम। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन पुष्पा फिल्म के लिए, अभिनेत्री आलिया भट्ट गंगूबाई और कृति सेनन मिमी फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक निखिल महाजन को गोदावरी फिल्म के लिए। कांस फिल्म जो पुरस्कार इसमें 76वां था। पाल्मे डी और पुरस्कार देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म एनाटॉमी ऑफ ए फॉल के लिए। बस इसमें एक ही ये नाम याद रखिए, ठीक है। और समांथा रुथ प्रभु को शाकुंतलम ने कांस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट भारतीय फिल्म का अवार्ड जीता है। तो समांथा रुथ प्रभु की कौन सा फिल्म है, तो शाकुंतलम, एक नाम यहाँ से ये इसको याद रखिए। ऑस्कर अवार्ड जो 95 नंबर का था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, महत्वपूर्ण नाम है। अभिनेता पूछा जाए तो ब्रेडन फ्रेजर द वेल फिल्म के लिए। द शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म भारत की एलिफेंट विश्व, और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू को, ठीक है। तो इतना इससे याद रख सकते हैं। उसके आगे ग्रैमी अवार्ड, तो भारत के कंपोजर जो है म्यूजिक कंपोजर रिकी केज को एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए ग्रैमी अवार्ड दिया गया। एल्बम ऑफ द ईयर हैरी हाउस को मिला, लेकिन डिवाइन टाइड्स के लिए ग्रैमी अवार्ड रिकी केज को प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी को प्रदान किया गया। 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म अगर पूछा जाए तो गंगूबाई काठियावाड़ी। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता था राजकुमार राव, फिल्म बधाई हो के लिए, बधाई दो, ठीक है। और संजय लीला भंसाली
सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री संजय लीला भंसाली गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म के लिए। ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री इसको मिला, आलिया भट्ट को ये गलत दे दिया है। डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की जो फिल्म है। 76वां बाफ्टा पुरस्कार 2023 सर्वश्रेष्ठ फिल्म इसमें मिला किसे? ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को दिया गया। 76 बाफ्टा में याद रख सकते हैं, इसमें ज़्यादा याद नहीं रखिए, बस एक यहाँ पुलित्जर पुरस्कार 2023 में एक याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग में द न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारी को दिया गया। पद्म पुरस्कार 2023 आपसे पूछा जाएगा, टोटल 106 व्यक्तियों को मिला, जिसमें से 6 पद्म विभूषण, 9 पद्मश्री और 91 जो है ये पद्मश्री है। तो ये क्रम यहाँ से भी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। और 6 जो मिला इसको ये तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसको देख लीजिए। बाल कृष्ण दोषी मरणोपरांत वास्तुकला गुजरात, उसके बाद में जाकिर हुसैन कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र, एस.एम. कृष्णा सार्वजनिक मामलों कर्नाटक, दिलीप महालनोबिस को मरणोपरांत ये चिकित्सक थे पश्चिम बंगाल, श्रीनिवास वर्धन ये विज्ञान और इंजीनियरिंग में अमेरिका के, मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत मिला उत्तर प्रदेश के सार्वजनिक मामले। ठीक है, पद्म भूषण 9 व्यक्तियों को मिला, इसमें श्री दीपक धर ये विज्ञान और इंजीनियरिंग महाराष्ट्र, इसमें नाम एक आध दे दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए पूरा नाम थोड़े पढ़े जा सकते हैं, वो उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। असीमा गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 सर्वश्रेष्ठ फिल्म द फैबलमैन्स को दिया गया। तो असीमा जो गोल्डन ग्लोब फिल्म है इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म द फैबलमैन्स को, और अभिनेता ऑस्टिन बटलर को एल्विस फिल्म के लिए। ठीक है, महत्वपूर्ण है ये नाम। बेस्ट सॉन्ग नाटू नाटू को मिला। अब असीमा अगर पूछा जाए तो बेस्ट अभिनेता ऑस्टिन बटलर को। बटलर 80 वर्ष के जो बूढ़ा व्यक्ति होता है ये कहता है मत लड़, ठीक है, लड़ने का इसमें सलाह नहीं देता है, तो इसे याद रख सकते हैं बटलर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का। वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड 2022 वर्ल्ड एथलेटिक ऑफ द ईयर पुरुष में ये 2022 का है, तो मोंडो डुप्लांटिस ये अमेरिका के हैं। और वर्ल्ड एथलेटिक्स में महिला में देखा जाए तो सिडनी मैकलॉगलिन को, ये भी अमेरिका की ही है। तो 2 नाम बस इसमें से यहाँ याद रखिए। उसके आगे जो है 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये गोवा में हुआ। तो 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजन हुआ? तो गोवा में। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है। बेस्ट फिल्म गोल्डन पीकॉक अवार्ड आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स को दिया गया, महत्वपूर्ण है। बेस्ट एक्टर छोड़ दीजिए, उसके बाद में एक्ट्रेस भी छोड़ दीजिए, उसके बाद यहाँ से याद रखिए यूनेस्को गांधी पुरस्कार ये ईरानी फिल्म नरगिस के निर्देशक के लिए किसको प्रदान किया गया? तो पायम इस्कंदरी को प्रदान किया गया। तो पायम इस्कंदरी। यूनेस्को गांधी पुरस्कार, तो गांधी पुरस्कार पायम यानी कि पालिया पायम इस्कंदरी। ठीक है, ईरानी फिल्म नरगिस के जो ये निर्देशक थे। फोकस कंट्री कौन सा रहा? तो ये फ्रांस रहा। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अगर पूछा जाए तो चिरंजीवी को प्रदान किया गया। 23वां आईफा अवार्ड ये महत्वपूर्ण है। तो आईफा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे? तो दृश्यम 2 को मिला आईफा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋतिक रोशन विक्रम वेदा फिल्म के लिए, अभिनेत्री आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का आर माधवन को किस फिल्म के लिए? तो रॉकेटरी द नम्बी इफेक्ट के लिए। आईसीसी अवार्ड्स 2022 मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम को मिला। पाकिस्तान के प्लेयर है ये, कप्तान है वहाँ का। महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का किसे मिला? था नटाली स्काइबर को, ये इंग्लैंड की है। मेंस वनडे में पूछा जाए तो बाबर आजम को। पाकिस्तान के मेंस टी20 में पूछा जाए तो सूर्य कुमार यादव को। वीमेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर पूछा जाए तो ताहिलिया मैकग्राथी ऑस्ट्रेलिया की है। मेंस इमर्जिंग प्लेयर क्रिकेटर ऑफ द ईयर तो मार्को एंसन दक्षिण अफ्रीका के हैं। मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर तो बेन स्टोक्स ये इंग्लैंड के हैं। अंपायर ऑफ द ईयर ये लुटेरा क्वेश्चन हो जाता है, इस पर सबका ध्यान नहीं जाता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। अंपायर ऑफ द ईयर रिचर्ड इलिंगवर्थ ये इंग्लैंड के हैं, इससे प्रदान किया गया। विजडन क्रिकेट अवार्ड 2023 में विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो हरमनप्रीत कौर ये भारत की है। और विजडन टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर पूछा जाए तो सूर्य कुमार यादव ये भी भारत के। ठीक, 23वां लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2023 स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 में किसे प्रदान किया गया? तो लियोनेल मेसी को प्रदान किया गया। कहाँ के प्लेयर है? तो अर्जेंटीना के। महत्वपूर्ण क्वेश्चन। स्पोर्ट्स वुमेन अगर पूछा जाए तो सेली एन फ्रेजर प्रिंस को यह जमैका की है। फीफा अवार्ड सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी तो लियोनेल मेसी को।
और फीफा महिला में पूछा जाए तो एलेक्सिया पुटेलस को मिला, ये कहाँ की है, तो ये स्पेन की है। लॉरियस में भी लियोनेल मेसी को ही है, लेकिन वो स्पोर्ट्स वुमेन अगर यहाँ देखा जाए तो इसमें हो जाता है सेली एन फ्रेजर, लेकिन सबसे फीफा महिला खिलाड़ी पूछा जाए तो ये हो जाता है एलेक्सिया पुटेलस स्पेन की। प्लेयर ऑफ द ईयर जो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी के बारे में दिया जा रहा है पुरस्कार 2021-22 का ही है ये। तब प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 में 21-22 में किसे, तब पुरुष में हरमनप्रीत सिंह को, और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर पीआर श्रीजेश को, और सर्वश्रेष्ठ कीपर महिला में तो सबिता पुनिया को। ये सब बस याद रख सकेंगे, थोड़ा पुराना हो गया है लेकिन पूछा भी जा सकता है। बस आज एसपीडी में इतना ही इंक्लूड किए हुए थे। 20 मिनट इसमें भी पूरा राइट, 20 मिनट लगा, ठीक है। चलिए अब आइए अब शुरू करते हैं। अब क्या, हाँ तो बिहार करेंट अफेयर्स। तो बिहार मंथली करंट अफेयर्स में जुलाई 2023 तक कंप्लीट करा दिए हुए थे। अगस्त जुलाई ये 2 महीना ऐसा है जो पूरा कंप्लीट हो गया है। आज जो देखेंगे ये जून से देखेंगे, और ये जो कवर कर रहे हैं एडुटेरिया मैगजीन से कवर कर रहे हैं। तो चलिए जून का पहला क्वेश्चन, बिहार के स्वास्थ्य क्षेत्र में कर्मचारियों की मांग को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में पहली बार पैरा मेडिकल काउंसिल के गठन का फैसला किया है। इस काउंसिल में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होंगे, तो 10 सदस्य होंगे। बिहार की राजधानी पटना में देश के दूसरे सबसे बड़े हड्डी अस्पताल का निर्माण किया गया है, 400 बेड का होगा। तो ये कहाँ, तो हड्डी अस्पताल देश का दूसरा होगा ये पटना में। 21 से 23 जून 2023 तक लेबर 20 का जो शिखर सम्मेलन ये पटना में हुआ। इसमें सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा तथा महिलाएं और फ्यूचर ऑफ वर्क जैसी विषयों पर व्यापक चर्चा किया गया। तो लेबर 20 का मीटिंग कहाँ हुआ, तो ये पटना में हुआ। कब से, 21 से 23 जून, ये डेट महत्वपूर्ण है, ठीक है। 21 से 23 जून जो है यहाँ दिया हुआ, ये महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया ने अपने नाम अब तक की सबसे बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करते हुए 3.58 ग्रेड प्राप्त कर राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्ययन परिषद यानी कि जो नैक होता है, इसमें एक ग्रेड प्राप्त करने वाला यह पहला विश्वविद्यालय बन गया है बिहार का। तो दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ का है, ये गया का है, इसको याद रखिए। बिहार के दरभंगा की कवित्री और मैथिली लोक गायिकी क्या नाम है, तो सोनी चौधरी को बेहतर गायकी के लिए बिहार रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सोनी चौधरी नाम याद रखिए। पुणे के छत्रपति शिवाजी स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर रग्बी जो बालक प्रतियोगिता में बिहार ने कौन सा मेडल जीता, तो गोल्ड मेडल जीता। ये छपने का प्रबल संभावना है इस क्वेश्चन को। 20 जून को पूर्वी चंपारण की ऐतिहासिक धरती पर विराट रामायण मंदिर, ये पूर्वी चंपारण में, ठीक है। विराट रामायण मंदिर का ये अगर पूछा जाए तो क्या ये बन रहा है, तो केसरिया नगर के निकट जानकीपुर में बन रहा है। तो केसरिया नगर जो केसरिया है पूर्वी चंपारण में, ये जिसमें सहयोग रहेगा महावीर जो मंदिर का जो ट्रस्ट है पटना का, इसके द्वारा बनाया जा रहा है। 3 मंजिला इस मंदिर की ऊंचाई 270 फीट होगी, और यही पर मतलब कि विश्व का जो सबसे ऊंचा जो शिवलिंग होगा इसे स्थापित किया जाएगा, जो 2025 तक इसको स्थापित कर दिया जाएगा। खगड़िया की अगुवानी घाट और सुल्तानगंज के बीच गंगा नदी पर बन रहे अगुवानी पुल के बीच 3 पिलर और 4 सुपर स्ट्रक्चर गिर गए। ये कहाँ तक, खगड़िया के अगुवानी घाट और सुल्तानगंज के बीच गंगा नदी पर बन रहा पुल जो था, तो इसमें 3 पिलर और 4 सुपर स्ट्रक्चर गिर गया। अगुवानी पुल को लेकर के आईआईटी रुड़की ने अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को दिया है। अब इस पर विचार कर आगे का निर्णय लिया जाएगा कि इसको क्या किया जाएगा। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के आंकड़ों के अनुसार राज्य के सभी जिलों में संस्थागत प्रसव के दर में वृद्धि हुई है। वहीं 93.2% संस्थागत प्रसव के साथ मुंगेर जिला जो है ये राज्य में अव्वल स्थान पर रहा है। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क की टॉप 100 रैंकिंग में बिहार के 6 संस्थानों को जगह मिला है। अलग अलग कैटेगरी में इनका चयन हुआ है। पटना एम्स को मेडिकल के क्षेत्र में 27वां स्थान दिया गया है, तो एम्स को 27वां, जबकि राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर जो है केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय को 33वां स्थान इसे प्राप्त हुआ है। आईआईटी पटना को 41वां और एनआईटी को 56वां रैंक प्रदान किया गया है, रैंक मिला है। तो ये सब एग्रीकल्चर का पूछा जाए तो 33वां, एम्स को 27वां,
IIT पटना को 41वां और NIT पटना को 56वां रैंक इसमें मिला है। और हाजीपुर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉस्टिकल एजुकेशन एंड रिसर्च को 44वां स्थान इसमें प्रदान किया गया है। मुजफ्फरपुर जिले के कंपनी बाग में स्थित रेड क्रॉस में 3 करोड़ की लागत से ब्लड बैंक बनेगा। तो ये कहाँ? तो मुजफ्फरपुर का जो कंपनी बाग में स्थित है ये रेड क्रॉस, ये महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कहाँ? तो कंपनी बाग में स्थित है। यह ब्लड बैंक बिहार में अब तक का सबसे बड़ा ब्लड बैंक होगा। कंपनी बाग रेड क्रॉस के बनने वाला यह ब्लड बैंक अत्याधुनिक सुविधाओं से क्या होगा? तो ये लैस होगा। बाढ़ बिजली घर के स्टेज 1 की दूसरी यूनिट बनकर के तैयार हो गई है। 660 मेगावाट की इस यूनिट से बिहार को 383 मेगावाट बिजली मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में दरभंगा और पूर्णिया में नए सिविल एनक्लेव के निर्माण के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ ये MOU हो गया है कि दरभंगा के बाद अब पूर्णिया में भी बनेगा। लखीसराय जिले के चानन प्रखंड में क्यूल नदी पर स्थित रामपुर बालू घाट पर बालू उठाव के दरमियान एक अष्टधातु निर्मित जो है मूर्ति बरामद हुई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये 2000 वर्ष पुरानी मूर्ति है। तो लखीसराय जिले के चानन प्रखंड में क्यूल नदी, यहाँ से याद रख सकते हैं। 17 जून को जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने NTPC बरौनी को सर्वश्रेष्ठ उद्योग के प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। NTPC बरौनी को सर्वश्रेष्ठ उद्योग का प्रथम पुरस्कार दिया गया है। उद्यान निदेशालय, कृषि विभाग तथा आम महोत्सव सब प्रतियोगिता 2023 का आयोजन ज्ञान भवन पटना में किया गया। जमुई जिले में स्थापित शिमूल तला आवासीय विद्यालय की तर्ज पर अब हर प्रखंड में इसका भी किया जाएगा। श्रम निषेध दिवस के अवसर पर बाल श्रम के विरुद्ध राज्य के जागरण फैलाने के उद्देश्य से प्रचार प्रसार सामग्री और सभी उपकरणों से सुसज्जित 12 जागरूकता रथ को श्रम संसाधन विभाग के मंत्री ने रवाना किया। यहाँ एक याद रखिए, सीतामढ़ी जिले के धावा दल के सभी सदस्यों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। मतलब कि श्रम जो ये सबसे अच्छा इसमें जो काम किया है, इसमें सीतामढ़ी बाल श्रम विमुक्ति के लिए इसमें दिया गया सीतामढ़ी को। तो एक जिला यहाँ है सीतामढ़ी, इसका नाम याद रख सकते हैं। पूर्णिया में राज्य के चौथे एयरपोर्ट का निर्माण होगा। कहाँ? तो चौथा एयरपोर्ट का निर्माण पूर्णिया में होगा। इससे पहले देखा जाए तो पटना में, गया में, दरभंगा में ये बन चुका है। चलिए मई को भी कुछ इसमें इंक्लूड करते हैं थोड़ा बहुत। केंद्रीय श्रम रोजगार मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार इस श्रम पोर्टल पर देश में असंगठित जो मजदूर है इसके बिहार दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश का आता है। बिहार में गंभीर प्रकृति के अपराधों को वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए मतलब कि ऑपरेशन प्रहार, मतलब कि जो गंभीर प्रकृति के अपराधी है इसके तहत 2023 तक अभी क्या देखने को मिला है कि इसमें 5 महीने में 69% इसमें अधिक गिरफ्तारियां दर्ज किया गया है। सही से ठोस और तरल अपशिष्ट का प्रबंधन नहीं करने के कारण NGT के द्वारा बिहार सरकार पर 4000 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। सरकारी अस्पतालों में इलाज के मामलों में मुफ्त जो दवा मिलता है इसमें राजस्थान के बाद बिहार का ही स्थान आता है, जहाँ 66.94% मरीजों को मुफ्त दवाई मिलती है। देश में प्रथम स्थान पर राजस्थान है, दूसरा पर बिहार। पूर्वी चंपारण के जमालपुर लोकोमोटिव वर्कशॉप मुंगेर CII ग्रीन कंपनी जो है इसे ग्रीन रेटिंग मिला है, ग्रीन सिल्वर रेटिंग किसे मिला है? तो जमालपुर लोकोमोटिव वर्कशॉप जो मुंगेर में है इसे। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जो भागलपुर के वैज्ञानिकों ने धान की नई किस्म सबौर कुंबर की खोज की है। तो सबौर कुंबर अगर पूछा जाए किसका है, तो धान की एक नई किस्म है जो 25% कम मतलब की खाद और 110 से 15 दिन में तैयार होने वाली किस्म है। इसमें पानी की भी कम आवश्यकता होती है। वोकल फॉर लोकल विजन को बढ़ावा देने के लिए और लोकल उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद योजना की घोषणा की गई है। किसके द्वारा? तो बिहार सरकार के द्वारा। बिहार राज्य के 50 स्टेशनों को एक स्टेशन एक उत्पाद आउटलेट से कवर किया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसमें स्टार लगा लीजिए। 2022-23 में मछली का सर्वाधिक उत्पादन कितना हुआ था? 8,46,000 टन हुआ। 2021-22 में 7.61 लाख टन हुआ था। मधुबनी इसमें प्रथम स्थान पर रहा और सबसे कम जहानाबाद में। बिहार में कृषि विभाग ने सभी 38 जिलों में खेती के प्राकृतिक तरीकों को लोकप्रिय करने के लिए विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रम शुरू करने का फैसला किया है। गंगा किनारे के 13 जिलों के रसायन
जो जैविक उर्वरक से यहाँ जैविक खेती किया जाएगा। सभी 38 जिलों में प्राकृतिक खेती को लोकप्रिय ये शुरू कर दिया गया है। बिहार के मिट्टी की जांच के लिए ठोस कार्य योजना बनाई गई है। अब किसानों को मोबाइल ऐप पर नमूनों की सारी जानकारी प्राप्त होगी। अब उनकी सारी जो जानकारी है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। ठीक है। खरीफ फसलों को लेकर के किसानों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से बिहार में खरीफ महाअभियान 2023 की शुरुआत नीतीश कुमार के द्वारा किया गया और उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, दोनों के द्वारा, नीतीश और उप मुख्यमंत्री के द्वारा भी 36 प्रचार रथों को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री खरीफ महाअभियान 2023 कार्यक्रम के विभिन्न अवयवों से संबंधित जो पुस्तिका का भी विमोचन किया गया। उपराष्ट्रपति तेजस्वी यादव ने मेडिकल कॉलेज में सुधार के लिए मिशन 60 के तर्ज पर मिशन परिवर्तन को लॉन्च किया है। तो स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित है ये मिशन परिवर्तन। इसका उद्देश्य है कि अस्पतालों में मरीज फ्रेंडली बनाया जाए। सबसे पहले इन कॉलेजों के अनुशासन को लागू किया जाए, साथ ही मैन पावर के आधार पर इलाज की व्यवस्था की जाए। छपरा के सारण इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया। कहाँ? तो छपरा में। इसमें नेशनल बेस्ट फिल्म वॉशिंग मशीन और इंटरनेशनल बेस्ट फिल्म इटली के दिलीजी 30 को चुना गया। इससे पहले भी इस क्वेश्चन को बता दिए थे। बिहार के सभी 8,387 पंचायतों में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग यूनियन योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाए जाएंगे। उद्योग विभाग ने जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। सरकार खाद्य द्वारा प्रसंस्करण उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को हर तरह की सहायता दिया जाएगा। तो 8,387 पंचायत याद रख सकते हैं। बस यहीं तक आज रहने देते हैं। अब चलिए लुसेंट का जो मिसलेनियस है उसे देख लिया जाए। चलिए यहाँ से कहाँ से शुरू करना है? टॉपिक नंबर 5 से करना है, जो मिसलेनियस विविध है इसका। इससे पहले 4 टॉपिक। एवरेस्ट शिखर पर विश्व में प्रथम। तो एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति तो तेंजिंग शेरपा और एडमंड हिलेरी। ठीक है, याद रखिएगा। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति तो उत्तरी ध्रुव पर तो रॉबर्ट फियर, ये कहाँ का है? तो यूएसए का है। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति तेमंडसेन, ये नॉर्वे के है। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। विश्व का पहला धर्म कौन है? तो ये सनातन धर्म है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम महिला तो फ्रांसिस फिश, ये कहाँ की है? तो ये कनाडा की है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला तो कैरोलिन विल्सन। चैलेंजर गर्त जो है 36,200 फीट नीचे तक पहुंचने वाली प्रथम महिला तो कैथी सुलेमान अमेरिका की है। पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश चाइना हो जाएगा। कागजी मुद्रा जारी करने वाला भी चाइना। सिविल सेवा में भी चाइना। संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन। ब्रिटेन का प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल। यूएन का प्रथम महासचिव त्रिगवेली, ये नॉर्वे के हैं। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश फ्रांस हो जाएगा। प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला प्रथम देश उरुग्वे हो जाएगा। संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश यूएसए हो जाएगा। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल तो मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएगा। ठीक है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम महासम्मेलन जो हुआ आयोजन स्थल बेलग्रेड में हुआ था। दक्षिण चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? तो ये मार्को पोलो था। वायुयान से पहली उड़ान भरने वाला व्यक्ति तो राइट बंधु हो जाएंगे। उसके बाद में विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति तो मैगलन हो जाएगा। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश यूएसए हो जाएगा। कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश तो यह रशिया हो जाएगा। आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजन करने वाला प्रथम देश तो ये यूनान हो जाएगा। चेक गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति तो डॉक्टर सन यात सेन हो जाएंगे। प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसमें डाउट भी होता है। तो हिरोशिमा नागासाकी। हिरोशिमा पर प्रथम बार गिराया गया, उसके बाद में नागासाकी पर। एच पहले आता है, एन बाद में आता है। ठीक है, तो पहले याद रख सकते हैं अल्फाबेटिकल से भी। सर्वाधिक पशुओं वाला देश हो जाता है भारत। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तो तक्षशिला विश्वविद्यालय 800 BC पूर्व। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये कहाँ के हैं? तो ये यूएसए के हैं। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति तो मेजर यूरी गागरिन। चंद्रमा पर पूछा जाए तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग, लेकिन अंतरिक्ष में तो रसिया के यूरी गागरिन। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति तो एलेक्सी, इसमें सी आ रहा था, सी में तैरने का तो एलेक्सी लेनोव रसिया के।
अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष शटल, तो ये कोलंबिया हो जाएगा। इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री तो मार्गरेट थैचर। किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री तो बेनजीर भुट्टो, ये कहाँ की? तो पाकिस्तान की। विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री तो एस भंडारनायके, ये श्रीलंका की। ये थोड़ा तेजी में करा रहे हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वेलेंटिना तेरेस्कोवा, ये रसिया की है, महिला है ये। अंतरिक्ष पर चढ़ने वाला, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला तो जुंको तेबई, ये कहाँ की है? तो ये जापान की है। ब्रिटेन की पहली रानी अगर पूछा जाए तो ये रानी तो जेन। संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रथम महिला महासभापति सभापति पूछा जाए तो विजय लक्ष्मी पंडित। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपवासी तो ये सिकंदर। विश्व में किसी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति तो मारिया एस्टेला राजावेल, ये अर्जेंटीना की। अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाली प्रथम महिला तो कैरोलिन मिल्सन, ये दक्षिणी ध्रुव पर जो गई हुई थी, यही है, ठीक है। तो कैरोलिन मिल्सन। पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति था अनेक्जिमेंडर। विश्व को संकलन करने वाला प्रथम व्यक्ति तो स्पेओशिप्स, ये एथेंस के थे। सर्वाधिक उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति तो रिचर्ड वाश। विंबलडन ट्रॉफी जीतने वाला प्रथम एशियन व्यक्ति तो ऑर्थर एस। इसमें आ रहा है ना एशिया, एशिया इसमें लगा दीजिएगा तो एशिया हो जाएगा, तो ऑर्थर एस। साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति तो पुंद्रोशली। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साहित्य के क्षेत्र में, पुंद्रोशली प्रथम नोबेल पुरस्कार। शांति के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे? तो जिया हेनरी दुनांत और फ्रेडरिक फासी को दिया गया। भौतिक में पूछा जाए तो रोएंटजन को। रसायन में पूछा जाए तो एच.जे. वेंटहॉफ को। और चिकित्सा में पूछा जाए तो वेहरिंग को। अर्थशास्त्र में तो रेगनर फ्रिस और जॉन टिनवर्गन को। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला तो गर्ट्रूड एडरले। एडर मतलब कि नीडर थी ये। एडर मतलब कि हटा दी हुई थी, डर के आगे जीत है, ठीक है, तो वही है। तो इंग्लिश चैनल गर्ट्रूड एडरले। ऐच्छिक मृत्यु को अधिकार देने वाला प्रथम देश बन गया नीदरलैंड। इसमें भी हॉलैंड का, ठीक है, पहले नाम था, नीदरलैंड। बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश, बैंक नोट, ठीक है, तो स्वीडन। रोबोट सोफिया को नागरिकता देने वाला सऊदी अरब। अमेरिका की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री सैली राइड। तक्षशिला विश्वविद्यालय से संबंध कुछ विद्वान जो व्याकरण के पाणिनि थे, अर्थशास्त्र के कौटिल्य थे और चिकित्सा के क्षेत्र में ये चरक थे, जो तक्षशिला से ज्ञान अर्जन किए हुए थे। कितना समय हो गया? 57 मिनट। अच्छा, इसमें देखते हैं। विश्व में सर्वाधिक बड़ा, छोटा, लंबा और ऊंचा। सबसे बड़ा महाद्वीप तो ये एशिया। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। ये सब याद ही होगा, बस एक बार पढ़ देते हैं, सुनते जाइएगा। सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा नगर क्षेत्रफल में लंदन, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। सबसे बड़ा अगर देश पूछा जाए तो ये रसिया हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। सबसे छोटा पूछा जाए तो वेटिकन सिटी। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश अगर देखा जाए तो अब भारत हो जाएगा, ठीक है। सर्वाधिक निर्वाचक संख्या का देश ये भारत। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अंटार्कटिका का। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश पूछा जाए, जनसंख्या घनत्व तो ये सिंगापुर में। सर्वाधिक आबादी वाला नगर तो टोक्यो जापान। आबादी वाला पूछा जाए तो टोक्यो जापान। सबसे कम आबादी अगर तो वेटिकन सिटी। सबसे लंबी सीमा वाला देश तो ये कनाडा हो जाएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सबसे छोटी सीमा वाला तो जिब्राल्टर। सर्वाधिक सीमाओं वाला देश तो चीन। 14 देशों के साथ इसका सीमा लगता है। सबसे बड़ा द्वीप तो ग्रीनलैंड। द्वीप में पूछा जाता है, सबसे बड़ा पूछा जाता है क्वेश्चन तो ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा प्रायद्वीप अगर पूछा जाता है, अरब प्रायद्वीप हो जाता है। सबसे बड़ा द्वीप समूह पूछा जाए तो इंडोनेशिया, ये द्वीपों का ही समूह है। सबसे बड़ा नदी द्वीप तो ये माजुली, ब्रह्मपुत्र नदी असम में। कल भी इस क्वेश्चन को देखे हुए थे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सबसे बड़ा डेल्टा तो सुंदरवन, ये कहाँ का? भारत का ही। सबसे लंबी नदी तो नील नदी, मिस्र की। सबसे बड़ी नदी बहाव की दृष्टि से अगर देखा जाए चौड़ाई में तो अमेजन, दक्षिण अमेरिका की। सबसे बड़ी छोटी नदी तो डी नदी, संयुक्त राज्य अमेरिका की है। और सबसे बड़ा सागर तो दक्षिणी चीन सागर। सागर में पूछा जाए तो दक्षिणी चीन सागर हो जाएगा। सबसे विशाल उपसागर तो हडसन उपसागर। सबसे छोटा पक्षी तो हमिंग बर्ड। सर्वाधिक लंबी सहायक नदी तो मेडीरा। अमेजन की ये सहायक नदी है तो मेडीरा है। सबसे व्यस्त तराइन नदी, ये जर्मनी का है, ठीक है। अंतसागरीय नदी तो कुरमेवेल धारा। सबसे लंबा मुहाना तो ओब नदी का मुहाना, ये रसिया में पड़ता है। सबसे व्यस्त नगर तो ये किल नहर हो जाएगा, ठीक है। सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी पूछा जाए तो राइन नदी, लेकिन अगर सबसे व्यस्त नहर पूछा जाए तो ये किल नदी, किल नहर। सबसे बड़ी झील तो कैस्पियन सागर, रसिया का है। सबसे बड़ी ताजे पानी की झील तो सुपीरियर झील, ये कहाँ का है? तो ये अमेरिका का। सबसे गहरी झील तो बैकाल, इसमें काल ही है
तो रसिया का। झील के अंदर झील तो मैनीटू, इसमें नाम में ही आ रहा है मैनीटू, मतलब कि एक से अधिक मैनीटू, तो मैनीटू कनाडा का। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित तो टिटिका का। ठीक है, तो सर्वाधिक ऊंचाई के ऊपर, टी के ऊपर एक और टी कर दीजिए तो सर्वाधिक ऊंचाई हो गया तो टिटिका का। सबसे सबसे बड़ा लैगून तो लेगुआ डॉस पेंटोस, ये ब्राज़ील का है। सबसे ऊंचा जलप्रपात, ये झरना जो है साल्टो एंजिल, कैरोलिना नदी वेनेजुएला का है। ये सब महत्वपूर्ण है। सबसे ऊंचा जलप्रपात तो एंजिल जो साल्ट एंजिलो कैरोना नदी वेनेजुएला में है। सबसे बड़ा चौड़ा जो जलप्रपात है तो फोन जलप्रपात ये लागोस का है। सबसे बड़ा जल डमरू मध्य तो डेविस जल डमरू मध्य तो ग्रीनलैंड और बफिन द्वीप के बीच। सबसे संक्रिया जल डमरू मध्य तो यूनान और यूबिया द्वीप के मध्य। सबसे बड़ा गल्फ तो मैक्सिको का गल्फ। सबसे विशाल जल संधि तो टाटार जल संधि हो जाएगा। सबसे चौड़ी जल संधि तो डेविस जल संधि, ग्रीनलैंड और बेफिन द्वीप के मध्य है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर तो माउंट एवरेस्ट, ये नेपाल में है। सबसे ऊंची पर्वतमाला तो ये हिमालय की है, एशिया में पड़ता है ये। सबसे ऊंची पर्वतमाला पूछा जाए और शिखर पूछा जाए तो माउंट एवरेस्ट, और पर्वतमाला हिमालय। सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज दक्षिण अमेरिका का। लंबी अगर देखा जाए तो ये पर्वतमाला कौन है, तो ये एंडीज दक्षिण अमेरिका का है। सबसे ऊंचा पठार तपामीर, तिब्बत का पठार पूछा जाता है इस क्वेश्चन को। सबसे नीची पहाड़ी जो है बुंकी टॉम्सन जो है ये वर्नेई का है। सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी तो माउंट कोटोफैक्स, ये इक्वाडोर का है, दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, सबसे विशाल ज्वालामुखी तो मौना लोआ हवाई द्वीप, यहाँ जो है ये बार बार पूछा जाता है। तो सर्वाधिक ऊंचाई पर तो कोटोपैक्सी। ठीक है, ये कहाँ का है, तो सर्वाधिक ऊंचाई पर ज्वालामुखी माउंट कोटोपैक्सी, इक्वाडोर। सर्वाधिक विशाल अगर पूछा जाए ज्वालामुखी तो मौना लोआ हवाई द्वीप का ही है, अमेरिका का। सबसे ऊंचा बांध अगर पूछा जाता है न्यू रोक 304 मीटर, ये ताजिकिस्तान का है। सबसे बड़ा बांध जो कंक्रीट का है ग्रैंड कुली बांध, कोलंबिया अमेरिका में ही है ये। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म तो ये विश्व में है। तो इस पर वो सिद्धरुद्धा कल भी बताए हुए थे, सिद्धरुद्धा स्वामीनाथ जो है। सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल, ये न्यूयॉर्क का है। सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल जो है ये न्यूयॉर्क का है। सबसे लंबी रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन तो सोंदोर हो जाएगा बोलीविया का। सबसे बड़ी रेल सुरंग गोटहार्ड, ये कहाँ पड़ता है, तो ये स्विट्जरलैंड का है। कितना है, तो 57.09 किलोमीटर है। ये रेलवे सुरंग है पूरा विश्व में सबसे लंबी। सबसे बड़ी सड़क सुरंग अगर पूछा जाए तो लीडर्ल में है, ये नॉर्वे में है, 24.56 किलोमीटर। सबसे ऊंची सड़क तो लेह मनाली जो मार्ग है ये भारत में। सबसे बड़ा राजमार्ग तो ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग। सबसे ऊंचा नगर तो वेंचुआन तिब्बत में पड़ता है। सबसे ऊंची राजधानी, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, तो लापाज, ये कहाँ का आता है, बोलीविया का है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है ये। सबसे विशाल दलदल तो प्रीपेट दलदल साइबेरिया क्षेत्र का है। सबसे बड़ा रेगिस्तान तो सहारा अफ्रीका का। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान तो गोबी मंगोलिया में पड़ता है। सबसे ठंडा प्रदेश वो अंटार्कटिका का है ये। सबसे बड़ी मस्जिद तो मस्जिद अल हराम मक्का सऊदी अरब का। सबसे ऊंची मस्जिद तो सुल्तान हसन मस्जिद काहिरा मिस्र की। सबसे ऊंची मीनार तो कुतुब मीनार भारत का। सबसे बड़ा गिरजाघर तो बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर वेटिकन का। सबसे बड़ा महल तो वेटिकन सिटी पैलेस इटली का। सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा 829.84 मीटर इसका ऊंचाई है। सबसे लंबी दीवार तो चीन की दीवार। सबसे बड़ा स्टेडियम तो स्टार होप स्टेडियम प्राग, ये चेक गणराज्य में पड़ता है। सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम तो सुपर डोम ल्यूसियाना यूएसए का है इंडोर। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा का स्थान तो मेघालय का माशिन डाम। सबसे बड़ा घंटाघर द ग्रेट वेल ऑफ मॉस्को रसिया का। सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क। सबसे बड़ा हवाई अड्डा खालिद हवाई अड्डा कहाँ का है, तो ये रियाद। सर्वाधिक बुद्धिमान पशु में पूछा जाए तो चिंपांजी। सबसे विशाल मंदिर तो अंकोर वाट का मंदिर यह कंबोडिया में पड़ता है। सबसे बड़ी मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी, कल भी इसको देखे हुए थे। सबसे बड़ा संग्रहालय तो ब्रिटिश संग्रहालय, ये कहाँ का है, लंदन में है। इसमें 80% सामान भारतीय ही है। सबसे बड़ा पुस्तकालय कांग्रेस पुस्तकालय। सबसे बड़ा चिड़ियाघर तो क्रूगर नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका का। सबसे बड़ा महाकाव्य तो यह महाभारत, विश्व का सबसे बड़ी महाकाव्य तो महाभारत। ठीक है, सबसे बड़ा पार्क है वुड बफेलो नेशनल पार्क, ये कनाडा का है। सबसे बड़ा प्लेनेटोरियम तो मियाझाकी, ये जापान का है।
सबसे बड़ा राजप्रसाद इंपीरियल पैलेस ये टोक्यो का है, ये सब पूछा जाता है, ये महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी कार्यालय इमारत द पेंटागन संयुक्त राज्य अमेरिका का। सबसे ऊंचा वृक्ष द सिकोया का वृक्ष कैलिफोर्निया, ये भी महत्वपूर्ण है। सबसे ऊंचा पशु तो ये जिराफ हो जाता है। सबसे विशालकाय पशु में देखा जाए तो ब्लू हेवेल हो जाता है। सबसे बड़ा पक्षी ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग हो जाता है। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर पावर पार्क पार्क है तो भादला सोलर पार्क है, ये राजस्थान में। और भी है गया इसमें, नहीं, बस इतना ही तक था। आगे जो है इसे कल से शुरू करेंगे, ठीक है। देखिए बहुत मेहनत लगता है वीडियो का बनाने में। इसमें अगर व्यूज़ अगर 400-500 अगर नहीं जाएगा तो नेक्स्ट में क्या करेंगे कि देखेंगे। वैसे भी एग्ज़ाम के बाद चैनल को डिलीट करने वाले हैं, ठीक है। तो काफ़ी समय लगता है इसको बनाने में भी। अगर अच्छा व्यूज़ नहीं जाएगा तो हो सके कि नेक्स्ट जो वीडियो होगा यहाँ से नहीं अपलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।